तो बिल्कुल शुभ घड़ी देखिए बहुत करीब आ चुकी है, जिसका शिव भक्तों को पिछले 6 महीनों से इंतजार था। बस से 3 दिन बाद यानी शुक्रवार सुबह विधि विधान के साथ केदारनाथ धाम के कपाट यात्रियों के लिए खोल दिए गए और कपाट खोलने से जुड़ी प्रक्रिया जो है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शुरू हो चुकी है। शीतकाल के लिए जब केदारनाथ धाम मंदिर बंद होता है और तब जो है ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में ही भगवान केदारनाथ की पूजा होती है। अब इसी मंदिर से भगवान की डोली केदारनाथ धाम रवाना होगी और हर बार की तरह इस बार भी केदारनाथ धाम के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन शुरू हुए हैं। तो भारी भीड़ को देखते हुए 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 15 दिनों तक वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी। आलम यह है कि मई महीने में चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फुल हो चुके हैं, मगर जून के लिए यात्री अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्रा पर नहीं जा सकेगा, क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर वहां उनके ठहरने और गाड़ियों का इंतजाम किया जाता है। 10 मई यानी शुक्रवार को ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट भी खुलेंगे। इसके बाद 12 मई यानी कि रविवार को चमोली में बद्रीनाथ धाम के कपाट भी यात्रियों के लिए खोल दिए जाएंगे, जिसके बाद विधिवत चारधाम यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इस साल के आखिरी में दीपावली तक यात्री 4 धामों में दर्शन के लिए जा सकते हैं। उत्तराखंड में शुरू हो रहा महातीर्थ। इस महायात्रा के लिए हो रही महातैयारी। छह महीने के विश्राम के बाद आई चारधाम यात्रा की बारी। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही ये तमाम कवायदें दर्शा रही हैं कि उत्तराखंड आने वाले देसी विदेशी तीर्थयात्रियों की सेवा, उनके सत्कार और 4 धामों के दर्शन कराने के लिए कमर कस चुका है। रविवार को बाबा केदार की यात्रा के लिए भी मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया को ऊखीमठ से शुरू किया गया। दरअसल यहाँ बाबा की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भैरव पूजा पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुई। भैरवनाथ बाबा केदार के क्षेत्र रक्षक माने जाते हैं। ऐसे में केदारनाथ मंदिर कपाट खोलने से पहले शास्त्रों में भैरव पूजा का ही विधान है। इस दौरान सेना के मधुर बैंड ने भी समा बांध दिया। वहीं बाबा भैरवनाथ की पूजा अर्चना में काफी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं की मौजूदगी केदारनाथ यात्रा शुरू होने का उत्साह और उल्लास दर्शा रही है। भैरवनाथ की डोली को केदारनाथ धाम के लिए रवाना किया गया। पैदल मार्ग होते हुए भैरव बाबा की ये यात्रा आज रात्रि विश्राम के लिए गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी। 7 तारीख को विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से प्रस्थान कर पैदल मार्ग से भाटा पहुंचेगी। भाटा के पश्चात 8 तारीख को भगवान का चल उत्सव विग्रह गौरीकुंड पहुंचेगा और 9 तारीख प्रातः गौरी माई मंदिर से भगवान केदारनाथ जी का चल विग्रह केदारनाथ भंडार में अवस्थित होगा तथा 10 तारीख प्रातः 7 बजे भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट खोली जाएगी, यात्रा प्रारंभ होगी। इस बीच गंगोत्री और यमुनोत्री धाम यात्रा के शुरू होने से पहले तमाम यात्री व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं और इसी सिलसिले में जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट गंगोत्री धाम पहुंचे, जिन्होंने हेल्थ सर्विस, यात्री रजिस्ट्रेशन सेंटर और पार्किंग व्यवस्था की जानकारी ली। देखा हमने जो हमारे काम है, चाहे पार्किंग से संबंधित हो, टॉयलेट से संबंधित हो, स्वास्थ्य से संबंधित हो, लाइट से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, तो सब पे देखा, चर्चा किया और ओवरऑल सब बढ़िया चल रहा है, सब ठीक है। एक छोटी छोटी जो त्रुटियाँ हैं उसको 1-2 दिन में हम उसको ठीक करने के लिए निर्देशित कर दिया। बताया जा रहा है कि इस बार गंगोत्री मंदिर परिसर में भी श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए डॉक्टरों की टीम मौजूद रहेगी, ताकि लोगों को समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो पाए। वहीं दूसरी तरफ गंगोत्री मंदिर समिति भी तीर्थयात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तैयार दिखाई दे रही है। क्योंकि गंगोत्री धाम के कपाट दिनांक 10 मई को समस्त तीर्थयात्रियों के लिए 12:20 पर खोल दिए जाएंगे। आप आए मां गंगा के पावन चरणों में और दर्शन करें।
जहां बाबा केदार का दर श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार होगा, वहीं मां गंगा का गंगोत्री धाम भी तीर्थ यात्रियों को मानो बुला रहा है। बस इंतजार है इन पवित्र धामों के कपाट खुलने का। ऊखीमठ से प्रवीण सेमवाल और गंगोत्री से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन बता रहा है कि इस बार भी भक्त जो है एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बीती 15 अप्रैल को शुरू हो गए थे, लेकिन मई खत्म भी नहीं हुआ और सिर्फ 20 दिनों में यात्रा पंजीकरण का जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। बिल्कुल, ये चौंकाने वाला आंकड़ा बताने के लिए ये काफी है कि यात्रा को लेकर यात्री कितने ज्यादा उत्साहित हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए तो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम जाने वालों की भी संख्या अच्छी खासी है। कई श्रद्धालु तो एक ही बार में चारों धाम के दर्शन की योजना बनाकर बैठे हैं। जबकि देखिए, यात्रियों के जोश को देखते हुए प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। अलग अलग जिलों में स्थित इन धामों में जिला प्रशासन और केंद्र की मदद से कई काम किए जा रहे हैं। केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। रुद्रप्रयाग से करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यात्री जो है सोनप्रयाग पहुंचते हैं। वहां से टैक्सी के जरिए यात्री गौरीकुंड पहुंचते हैं। गौरीकुंड ही वो पड़ाव है जहां से केदारनाथ धाम के लिए चढ़ाई शुरू होती है। इसी तरह चमोली जिले में स्थित है बद्रीनाथ धाम। जोशीमठ से कुछ घंटों की ड्राइव के बाद बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। बद्रीनाथ मंदिर सड़क से कुछ दूरी पर ही है। बद्रीनाथ मंदिर में केदारनाथ धाम की तरह चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती। बिल्कुल गुंजन, और देखिए इसी तरह देखें तो उत्तराकाशी जिले में स्थित है यमुनोत्री और गंगोत्री धाम। सावन के महीने में बड़ी संख्या में लोग जो हैं गंगोत्री धाम में गंगा जल लेने के लिए पहुंचते हैं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बीच यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह यात्रा पंजीकरण के बढ़ते आंकड़ों की तस्वीर में देखते ही बन रहा है। पर्यटन विभाग ने 15 अप्रैल से चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया था। 20 दिनों में यात्रा के लिए 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करा चुके हैं। धामों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए संख्या तय की गई। इसके आधार पर मई के महीने की यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फुल हो गए हैं। हालांकि जून महीने के लिए केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण उपलब्ध हैं। बगैर पंजीकरण के यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी 8 मई से हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू होगी। इससे यात्रियों की संख्या में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। बता दें कि 15 अप्रैल से शुरू हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने वालों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में हुए पंजीकरण को देखते हुए प्रशासन ने यात्रा शुरू होने के 15 दिनों तक वीआईपी और वीवीआईपी दर्शन को टालने का फैसला लिया है। और इसके अलावा चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन से अलग शासन प्रशासन स्तर पर कई और सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को मुहैया कराई जा रही हैं। इनमें 11 भाषाओं वाले साइन बोर्ड भी शामिल हैं। दरअसल चारधाम यात्रा पर आने वाले दक्षिण भारतीय और दूसरे गैर हिंदी भाषी यात्रियों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी भाषा की आती थी। उन्हें साइन बोर्ड पर किसी भी जानकारी को पढ़ने के लिए अपने एजेंट पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ऐसे में इस बार इस दिक्कत को दूर करते हुए पर्यटन विभाग ने ट्रांजिट कैंप में 11 भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए हैं, जिनके ARTO, ISBT, नटराज चौक समेत दूसरे स्थानों पर भी लगाए जाने की जानकारी है। फिलहाल तो 10 मई से चारधाम यात्रा के आगाज के साथ ही केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम श्रद्धालुओं की आवाजाही से गुलजार होने वाले हैं। तो वहीं 12 मई से बद्रीनाथ का दरबार भी बद्री विशाल के जयकारों से गूंजने वाला है। मगर यात्रा से पहले ही अपने आराध्यों के दर्शन करने आ रहे श्रद्धालुओं की बुकिंग का आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड बनाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान प्रशासन के साथ रुद्रप्रयाग जिले के स्कूलों के बच्चे भी यात्रियों की मदद करते हुए नजर आए। ये स्कूली छात्र भीड़ नियंत्रण करने में पुलिस की मदद करेंगे। यात्रियों के ठहरने के लिए होटल, होम स्टे की जानकारी देंगे। बिल्कुल, और देखिए साथ ही साथ खराब मौसम के दौरान यात्रियों का जो मार्गदर्शन है वो भी करेंगे। इस काम के लिए कई स्कूली बच्चों को यात्रा प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी देवभूमि के ये छात्र सेवा, सत्कार और संस्कार की मिसाल पेश करने वाले हैं।
10 मई से आरंभ होने वाली केदारनाथ यात्रा के लिए जहां एक तरफ यहां आने वाले श्रद्धालु तैयार हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी सेवा और सत्कार के लिए ये स्कूली बच्चे भी अपनी कमर कस रहे हैं। दरअसल ये खास और एक सेवा भाव वाली पहल है। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली छात्र छात्राओं के कौशल विकास पर खासा जोर दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग के अनुसार इन सभी बच्चों ने केदारनाथ यात्रा सीजन में आने वाले श्रद्धालुओं के सहयोग की इच्छा जताई। जिला प्रशासन के सहयोग से उखीमठ क्षेत्र के 6 विद्यालयों के एनसीसी, एनएसएस एवं अन्य छात्र छात्राओं जिनके स्वयं के द्वारा स्वयंसेवी बनने की इच्छा जाहिर की गई, पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, रेड क्रॉस एवं नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों के सहयोग से विद्यालय के स्वयंसेवी छात्र छात्राओं द्वारा बुजुर्ग यात्रियों के आने जाने की सुविधा, दिशा ज्ञान, प्राथमिक चिकित्सा, विभिन्न सुविधाओं स्थलों की जानकारी उन तक पहुंचाना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना, प्लास्टिक कूड़ा न करने हेतु जन सामान्य को जागरूक करना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। जिसके बाद इस यात्रा मैनेजमेंट क्लास के टीचर बने जिलाधिकारी साहब, जिसमें उन्होंने खास तौर से केदारनाथ धाम यात्रा पर फोकस किया। इस दौरान उन्होंने गुप्तकाशी से लेकर सोनप्रयाग तक अपनी सेवा देने के लिए इन बच्चों को श्रद्धालुओं की सेवा करने और उनको सहूलियत देने के गुर सिखाए। किसी को लग रहा है कि नहीं उसका चल नहीं पा रहा, तो आपने उसकी मदद करके पुलिस के कोई खो गया, किसी का सामान खो गया, तो आपका सोनप्रयाग में जैसे कहीं पर आपका कोई पुलिस केंद्र है या कुछ है, वहाँ पर आपने इनके साथ पुलिस से मदद की। आपके सचिव है आपके यहाँ सोनप्रयाग के असवाल जी, आपने इनको इन्फॉर्म किया। और यात्रा मैनेजमेंट की पाठशाला के तहत इन स्कूली बच्चों को मॉक ट्रेनिंग दी गई, जिसमें यात्रा के दौरान भीड़ मैनेजमेंट, जाम में गाड़ियों की लाइन ठीक करवाना, स्वास्थ्य और पानी समेत इमरजेंसी हालत में भी पुलिस को जानकारी देने जैसे पहलू शामिल थे। फिलहाल तो यात्रा मैनेजमेंट के जरिए ये बच्चे पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी, क्राउड मैनेजमेंट के साथ ही यात्रियों की दूसरी मदद भी करेंगे, तो वहीं सेवा सत्कार के माध्यम से अपने संस्कार को भी तीर्थयात्रियों के सामने प्रदर्शित करने का इनको मौका मिलेगा। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। केदारनाथ के बाद बात बाबा बर्फानी की कर ली जाए। बर्फ से घिरे पवित्र अमरनाथ यात्रा मार्ग को खोलने की कवायद जारी है। इस बीच पवित्र गुफा से हिम शिवलिंग की पहली तस्वीर भी निकलकर सामने आ गई। ये शिवलिंग जो है हर साल सर्दियों में बर्फबारी के दौरान अपना पूरा आकार ले लेता है। बिल्कुल, फिर मई जून महीने के दरमियान भक्तों को इसके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो चलिए आपको करवाते हैं बाबा बर्फानी की गुफा से शिवलिंग के दर्शन। वैसे तो इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से आरंभ हो रही है, मगर पवित्र शिवलिंग की इन तस्वीरों को देखकर तमाम भोले के भक्तों के दिल से यही निकल रहा है। चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ, चलो अमरनाथ प्यारे, बम बम के लगा नारे, चलो अमरनाथ। पवित्र अमरनाथ गुफा में बाबा बर्फानी का हिम शिवलिंग पूरा रूप ले चुका है और ये वो समय है जब भोले के भक्त अब पवित्र शिवलिंग के पावन दर्शन कर पाएंगे। गुफा में टपकती पानी की बूंदों से बर्फ का शिवलिंग बनता है। हर साल सर्दी के मौसम में शिवलिंग आकार लेता है और इस बार करीब 8 फीट ऊंचा शिवलिंग बना है। 12,756 फीट की ऊंचाई पर बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र प्राचीन समय से रही है। जहां देश में एक तरफ आम चुनाव हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होने हैं सितंबर से पहले, उस बीच पूरी तरह से जम्मू कश्मीर सरकार और अमरनाथ श्राइन बोर्ड यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल से ही शुरू हो चुका है। हर साल इस यात्रा को जम्मू कश्मीर सरकार और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड मिलकर करते आए हैं और ऐसे में यहाँ साल भर बर्फ से घिरे रास्तों को खोलने की प्रक्रिया प्रशासन और बीआरओ ने शुरू कर दी है।
हर साल शिवलिंग के दर्शन और पूजन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु बाबा के दरबार हाजिरी लगाने आते हैं। पिछले साल 2023 में ये तीर्थ यात्रा 62 दिनों तक चली थी, जबकि इस बार ये यात्रा करीब 50 दिन यानी रक्षाबंधन के दिन 19 अगस्त को संपन्न होगी। साल 2023 में करीब 4.5 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। उम्मीद की जा रही है कि इस साल कम समय के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ धाम पहुंचेंगे। अमरनाथ गुफा की ओर 2 प्रमुख रास्ते जाते हैं, एक पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक और दूसरा रास्ता सोनमर्ग बालटाल से अमरनाथ गुफा तक। ये दोनों रास्ते बर्फ से गिरे हुए हैं। इन दोनों रास्तों पर फिलहाल प्रशासन ने बर्फ हटाने का काम शुरू किया है, जिसमें करीब 15 दिन लगेंगे। उसके बाद रास्तों और अमरनाथ यात्रियों के लिए दूसरी तरह की सुविधाएं 29 जून से पहले तैयार की जाएंगी। माजिद फारूक के साथ गुड न्यूज टुडे के लिए अशरफ वानी, श्रीनगर से। और अब बात करेंगे उस चर्चा की जो हर तरफ हो रही है। लोकसभा चुनाव के बीच ईडी ने रांची में काले धन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने रांची में कई जगहों पर छापेमारी की और बड़ी संख्या में नकदी बरामद की। ईडी ने ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर से ये नकदी जब्त की। ईडी का मानना है कि काली कमाई का हिस्सा है। दरअसल ईडी 10,000 रुपए रिश्वत के मामले की जांच चल रही थी और उसी दौरान ईडी को कुछ ऐसी कड़ियां मिली जिसके तार मंत्री तक जुड़ते नजर आए। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था और ये पैसा नौकरों के घर पर भेजा जा रहा था। इसके बाद ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की और वहां इतना कैश देखकर ईडी भी हैरान रह गई। सूत्रों के मुताबिक नकदी 20 से 30 करोड़ बताई जा रही है। बहरहाल नोट गिनने वाली मशीनें मंगाई गई हैं और काउंटिंग जारी है। तो देखिए 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मंत्री के पीएस के यहां पर ये मिला है, नौकर के घर पर रेड पड़ी है। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं और जानकारी ये मिल रही है कि 30 करोड़ रुपए कैश घर के अंदर मिला है। 500 रुपए की गड्डियां हैं जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रही हैं। कैश के अलावा गहने भी बरामद किए गए हैं। बहरहाल अभी जांच पड़ताल जारी है। तो देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि किस हद तक काला धन जमा किया गया था, अब ये कहां से आया, कब से जुटाया जा रहा था, ये तमाम पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। बहरहाल नोट गिनने की मशीनें मंगा ली गई हैं और इसकी काउंटिंग जारी है। आप तस्वीरों में देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में काले धन को रखा गया और उसके बाद अब रेड जब पड़ी होती है इलेक्टोरल बॉन्ड की, चुनावी फंडिंग की, चाहे विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव, कुछ इसी प्रकार के नजारे हमें हर बार देखने को मिलते हैं जब बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी संख्या में नोट बरामद किए जाते हैं। बात कुछ और खबरों की हो जाए, बात सूरज के ताप में जीवन की तपस्या की कर लेते हैं। मई का महीना चल रहा है, शहर शहर गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। क्या महाराष्ट्र और क्या साउथ इंडिया, हर जगह गर्मी का पारा हाई है, पारा रोज चढ़ता जा रहा है। सूरज की तपिश में दोपहर में निकलना दूभर हो चुका है। प्रशासन भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि दोपहर में ज्यादा जरूरत अगर नहीं पड़े तो घर से बाहर बिल्कुल ना निकलें और अगर निकलना पड़े तो एहतियात जरूर बरतें। किसी के सिर पर गमछा है तो किसी के सिर पर दुपट्टा, किसी ने धूप से बचने के लिए आंखों पर सनग्लासेस लगाए हुए हैं, कोई नींबू पानी पीकर तपती जलती दोपहरी में गला तर कर रहा है। तस्वीरें महाराष्ट्र के अकोला शहर की हैं। यहाँ मई के पहले हफ्ते में ही पारा 44 डिग्री के पार जा चुका है। आसमान से आग के शोले बरस रहे हैं। धूप के असर से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय भी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में सूरज की तपिश और बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में तापमान 46 डिग्री तक जा सकता है। अभी जैसा मई का महीना चालू है तो मई के महीने में मैक्सिमम टेम्परेचर 44 से 46 के बीच में रहने की आशंका जताई जा रही है। वैसे देखा जाए तो औसत अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ का पाया गया है। तो आईएमडी की तरफ से आप सभी को यही चेतावनी दी जाती है कि धूप में कम से कम हो सके कम परिश्रम करें, बाहर 12 से 3 के बीच में कम गतिविधि करें।
महाराष्ट्र के नांदेड़ का हाल अकोला से जुदा नहीं है। यहाँ भी मानो आसमान से आग बरस रही है। गर्मी प्रचंड है। तापमान 43 डिग्री के पार पहुँच चुका है। सड़कें सुनसान हैं। आवाजाही न के बराबर है। मई महीने की दस्तक देने के साथ ही पारे में इजाफा होना शुरू हो गया था, जो अब भी जारी है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से बिना काम के बाहर न निकलने की अपील की है और अगर निकलना जरूरी हो तो धूप लू से बचने के उपाय जरूर कर लें। अभी आप देख रहे हैं, मैं परना बन के घूम रहा हूँ। धूप में ठहरना मुश्किल हो गया है। पानी पानी कर रहा है। यहाँ के लोगों को मैं ज्यादातर कहना चाहता हूँ कि बाहर घर से बाहर मत निकलिए। मैं काम के लिए निकला हूँ, मैं तो मजबूरी से निकला हूँ। ऐसे बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। शहर शहर गर्मी का हाल कुछ ऐसा ही है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। लू से बचने के लिए जो कुछ भी मुमकिन है कर रहे हैं ताकि सूरज के ताप से खुद को बचाया जा सके। तमिलनाडु में प्रशासन ने भी पहल करते हुए रेड लाइट पर हरे कपड़े से शेड का बंदोबस्त किया है ताकि रेड लाइट पर जब लोग खड़े हों तो तेज धूप से उनका बचाव हो सके। पुदुचेरी में भी वाहन चालकों को सूरज की तपिश से बचाने के लिए प्रशासन की ओर से कुछ ऐसे ही शेड के इंतजाम किए गए हैं। 1 या 2 मिनट के लिए लोग जब इन रेड लाइट पर रुकते हैं तो इन शेड में खड़े होने पर सुकून की सांस जरूर महसूस करते होंगे। अकोला से धनंजय साबले, नांदेड़ से कुंवरचंद मंडले और मुजफ्फरपुर से मणिभूषण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मुंबई लोकल की तरह ही मुंबई की बस मुंबईकरों के लिए लाइफलाइन कही जाती है। मुंबई में परिवहन की सुविधा देने वाले बेस्ट ने अपने 150 साल पूरे कर लिए। बेस्ट 1874 से परिवहन सेवाएं दे रही है और इस खास मौके पर बेस्ट के सफर को दिखाने के लिए पब्लिक के लिए प्रदर्शनी आयोजित की गई। मुंबई लोकल मुंबईकरों की जान है तो मुंबई की सड़कों पर फराटा भरने वाली बेस्ट बसें मुंबई की शान है। मुंबई लोकल की तरह ही रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने वाली बेस्ट बसें मुंबई की लाइफलाइन है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलने वाली बेस्ट बसों ने 150 साल पूरे कर लिए हैं। 1874 से शुरू हुई सार्वजनिक परिवहन की सेवा ने तब से अब तक परिवर्तन के कई दौर देखे हैं। घोड़े के ट्राम से शुरू हुआ बेस्ट का ये सफर अब इलेक्ट्रिक से चलने वाली देश की पहली एसी डबल डेकर बस की यात्रा तक पहुंच चुका है। 1874 में ट्रांसपोर्ट के रूप में मुंबई में पहली ट्रम कार चलाई गई, जो कुछ इस तरह की थी। घोड़ों द्वारा खींची जाती थी। ये जो घोड़ा है इस ट्रम कार को जो है मौके पर ले जाता था और जब वापस आना होता था तो इसी घोड़े को घुमा करके ला करके यहाँ पर बांध दिया जाता था और फिर दोबारा इसी ट्रम कार को खींचा जाता था। जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 घोड़े मिलकर लगभग 40 यात्रियों को खींचते थे, जबकि एक घोड़े से 25 यात्री खींचे जाने लग गए। ट्रम कार के बाद दूसरी जो बस आई वो इलेक्ट्रिक बस आई, जो इलेक्ट्रिक के जरिए चलती थी। बढ़ती ट्रैफिक के चलते, बढ़ती भीड़ के चलते आखिरकार ट्रम बसें बंद होने लगी और इस तरह से 1964 में इलेक्ट्रिक से चलने वाली ये बस आई। लगभग 10 साल इसने यात्रियों को सेवा दिया। उसके बाद ये भी विलुप्त हो गई। 150 गौरवशाली साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बेस्ट ने एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिससे पब्लिक आजादी के पहले घोड़े से खींचने वाले ट्राम से लेकर आज तक के बेस्ट बसों के सफर से रूबरू हो पाए, अतीत से लेकर वर्तमान तक की इस यात्रा को समझ सके। एग्जीबिशन में के लिए हमने मिनिएचर ट्राम के मॉडल्स, रनिंग मॉडल्स रखे हुए हैं। उसमें घोड़े की ट्राम भी आपको देखने को मिलेगी। उसमें जो भी वेरिएंट्स हुआ करते थे वो देखने को मिलेंगे। सिंगल डेकर इलेक्ट्रिक ट्राम, डबल डेकर इलेक्ट्रिक ट्राम, ट्रेलर ट्राम और उसके बहुत सारे रूप आपको देखने को मिलेंगे। उसके साथ में कई सारे फोटोग्राफ्स, पुराने फोटोग्राफ्स ट्राम के ज़माने के, वो भी आपको देखने को मिलेंगे और थोड़ी हिस्ट्री हम वहाँ पे बताएंगे ऑडियो के जरिए। इस म्यूजियम में बेस्ट बसों की पूरी जर्नी मिनिएचर फोटोग्राफ्स के जरिए दिखाई गई हैं। साथ ही अलग अलग देशों के नोट और सिक्के भी इस म्यूजियम में लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। चलिए आपको बताते हैं बेस्ट ने 150 सालों की अपनी यात्रा कैसे तय की।
1873 में बम्बई में ट्राम चलाने के लिए एक कंपनी बनी जिसका नाम था बॉम्बे ट्रामवे कंपनी। नवंबर 1905 में इस कंपनी ने वाड़ी बंदर में एक थर्मल पावर स्टेशन चालू किया। इस पावर स्टेशन से ट्राम को बिजली दी गई और कंपनी का नाम बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवे रखा गया। 1947 में बेस्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अंडरटेकिंग बनी और इसका नाम बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट रखा। 1995 में बम्बई का नाम मुंबई रखे जाने पर बेस्ट का नया नामकरण बृहन मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट हुआ, जो कि आज तक है। पूरा म्यूजियम ही खास है, हम करेंगे तो जैसे जब नया जो है लोगों का आकर्षण का जो नोट्स 70 देश के जो नोट्स है और 84 कंट्रीज के कौन से, ये सबसे अभी आकर्षण का विषय है कि लोग ज्यादा एक साथ बोल रहे हैं कि इतना एक साथ नोट्स हमें देखने को कहीं नहीं मिलती है। वैसे भी क्वींस नेकलेस का एक मॉडल है, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं। तो आप भी अगर बेस्ट बसों के गौरवशाली इतिहास को देखना समझना चाहते हैं, उसे करीब से महसूस करना चाहते हैं, तो म्यूजियम आपका इंतजार कर रहा है। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।